हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बता दूं, हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और चैप्टर 11 का नाम क्या है? नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल का जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल और फिनॉल का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 5 तक 5 पार्ट में डिटेल में, पूरी 5 पार्ट में ये वीडियो बनी है, वो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो है नंबर 6 और इसमें हम टॉपिक करेंगे डिस्कस। किसका टॉपिक? ईथर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर का टॉपिक, यानी ईथर के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि ईथर में आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी ये वीडियो क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कंटेंट्स क्या है। नंबर 1 हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर, कि भाई ईथर होता क्या है, ईथर किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर है या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड आता है फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और आएगी, प्लस नोमेनक्लेचर भी आएगा कि भाई उसका नामकरण कैसे करें, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नाम नहीं पता है, एटलीस्ट आईयूपीएसी नेम तो हमें पता ही होना चाहिए। तो आईयूपीएसी नेम ही मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कि भाई ईथर बनता कैसे। देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें 5 टॉपिक आप याद कर लीजिए, वही बता रहा हूँ, वही टॉपिक मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, 5 टॉपिक आपको पता होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब बनता कैसे है, कैसे कैसे इसे बना सकते हैं। और देखिए, बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, कुछ तरीके हमारे कोर्स में होते हैं, तो हम केवल उन्हें ही लेके चल रहे हैं, जो मेथड जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है और हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तीसरी चीज आती है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। चौथा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि भाई ईथर में बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से है, मतलब अगर लॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो वो किस तरह से एस्टेब्लिश है, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड कर जाती है। ठीक है, क्योंकि उससे ही हमें पता लगता है कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, बॉन्ड टूटेगा कैसे। और केमिस्ट्री के अंदर खास बात यह है कि जब बॉन्ड टूटता है तो तभी पता लगता है कि नया जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, क्या नया कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। फिर इसमें आती है केमिकल प्रॉपर्टी। जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी होगी कि ईथर तो हमने बना लिया, अब ईथर दूसरे कंपाउंड के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है, वो सब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है कि अगर ईथर का कुछ यूज़ है तो हम वो देखने वाले हैं, यूज़ ऑफ ईथर। ठीक है, तो जनरली हमारे 5 टॉपिक आते हैं, एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, चौथा स्ट्रक्चर प्लस केमिकल प्रॉपर्टी और पांचवा ईथर। ठीक, यूजेस ऑफ ईथर। ओके, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक, इसी वीडियो में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा पार्ट इंट्रोडक्शन, कि भाई ईथर होता क्या है, कैसे उसकी पहचान करें। ठीक है, so organic compound characterized by an oxygen atom bonded to टू एल्किल और एरिल ग्रुप। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन एटम, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम 2 एल्किल ग्रुप या फिर 2 एरिल ग्रुप या फिर एक एल्किल और एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, उसे हम ईथर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ईथर की पहचान है कि एक ऑक्सीजन एटम है और दोनों साइड क्या है, कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई एक ऑर्गेनिक ऑक्सीजन है और इसके साइड एक भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है। ठीक है, अब ये दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हो सकते हैं? आर एंड आर शुड बी सेम हो सकते हैं। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर ओ आर डैश, जब क्या है, आर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आर जो है मान लो एल्किल है और आर डैश क्या है हमारे पास, एरिल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर मैं इसे लिखूँ तो मैं आर डैश ओ आर डैश भी लिख सकता हूँ, जहाँ आर डैश क्या है मेरे पास, दोनों के दोनों एरिल ग्रुप है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ईथर की एक कॉमन पहचान हो जाती है, भाई कॉमन पहचान। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें देखते हैं कि ईथर हम पहचानेंगे कैसे और क्या कंपाउंड है। देखिए CH3O C2H5। अब देखिए, ईथर में क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन है। ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है और एक साइड एल्किल सीरीज है और दूसरी साइड भी एल्किल सीरीज है। हालांकि ये दोनों सीरीज बड़ी है, मतलब एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लाइक मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5O और C2H5। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या है, हमारा ईथर ग्रुप है। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो, C3H7O C3H7।
अब इसी तरह से हम कोई भी ईथर कंपाउंड लिख सकते हैं जिसमें दोनों साइड ऑक्सीजन की क्या होती है, एल्किल सीरीज हो सकती है। अब अगर आपको एल्किल सीरीज के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप एरिल सीरीज का कॉम्बिनेशन बना के देखिए, ठीक है। लाइक एरिल सीरीज क्या होती है, एरिल मतलब क्या होता है कि भाई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर एक ऑक्सीजन जोड़ो और दूसरी साइड क्या जोड़े, कोई भी एल्किल सीरीज जोड़ दो, लाइक CH3, ठीक है, ये कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मेथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम एनिसॉल भी कहते हैं, जिसे हम एनिसॉल भी कहते हैं, ओके। तो ये हो जाता है। अब ये हो गया कंपाउंड, इसे हम एनिसॉल कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये कंपाउंड होते हैं सारे, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे ईथर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई थिंक ईथर समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, एक ऑक्सीजन आइटम बीच में है और दोनों साइड कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ा होता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं फिर, देखिए अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे कि नामकरण कैसे करते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे। देखिए इसमें खास बात यह है, स्मॉलर ग्रुप नेम्ड एज एन अल्कोक्सी सब्सटीट्यूएंट एंड द लार्जर ग्रुप एज एल्केन। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें पता है, अगर हम दोनों साइड लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, इधर CH3 है और इधर C2H5 है। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर ये कह रहे हैं जो स्मॉलर ग्रुप है, जो छोटे वाला एल्किल ग्रुप है, उसके साथ तो आप लगाओगे, उसे नेम करोगे एज ए एल्कोक्सी सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट मतलब वो नाम के आगे लगेगा, एंड द लार्जर ग्रुप एज एल्केन, और जो बड़ा ग्रुप है उसका नाम एल्केन बनाओगे। तो छोटा ग्रुप हमारे पास है CH3, तो CH3 के साथ तो हम O के साथ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, ठीक है। और जो बड़ा ग्रुप होगा उसका हम बनाएंगे एल्केन, यानी ये बन जाएगा इथेन, ठीक है। तो ये नामकरण है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, C2H5O C2H5, तब क्या होगा, तब क्या होगा बताओ, तब ये होगा दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो किसी को भी एल्केन बनाओ, किसी को भी एथॉक्सी बनाओ, कोई डिपेंड नहीं करता। तो ये नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, क्योंकि अब दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक अगर हो C2H5O C3H7, या फिर ये इस तरह भी हो सकता है C4H9O C2H5। अब क्या नाम होगा, इस वाले का क्या नाम होगा, इस वाले का क्या नाम होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम होगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्यों हुआ नाम, देखिए जब 3 कार्बन वाला है तो वो तो बड़ा हो गया ना C2H5 से, जब बड़ा हो गया तो उसका नाम तो जाएगा एज ए एल्केन, तो ये बन गया प्रोपेन, ठीक है। और जो छोटे वाला ग्रुप होता है उसका नाम जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी लगता है, तो एथॉक्सी बन गया, ठीक है। अब ये वाला देखो C4H9O C2H5, अब यहाँ पे बड़ा ग्रुप यहाँ है आगे और छोटा ग्रुप पीछे है, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई जो छोटा ग्रुप है वो हमारा इथेन बनेगा और जो बड़ा ग्रुप है अब वो क्या बनेगा, वो हमारा एथॉक्सी बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ग्रुप किसी सी भी साइड लिखा हो, जो छोटा ग्रुप है वही हमारा मेन जो सब्सटीट्यूएंट है वो बनेगा, ठीक है। तो छोटा ग्रुप है C2H5, तो इसी के साथ हम ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे भी इसका नाम ऐसे ही आएगा एथॉक्सी, और C4H9 जो कि बड़ा ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा बड़ा C4H9 मतलब ब्यूटेन, ठीक है। तो ये बनेगा एथॉक्सी ब्यूटेन। जो ये जरूरी नहीं है कि वो पहले लिखा है या बाद में लिखा है स्ट्रक्चर में, जरूरी ये है कि जो छोटा ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा और जो बड़ा ग्रुप है वो हमारा कंपाउंड के साथ, जो हमारा मेन है एल्केन, उसके नाम की तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम इसके जो नाम है वो लिखते हैं, ईथर ग्रुप के जो नाम है हम वो लिखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप देखते हैं, हम अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए लाइक जिसमें एक साइड जो है सीरीज कैसी हो, सीरीज टर्शरी हो या सेकेंडरी हो, तब क्या होगा, लाइक दिस टाइप कंपाउंड आ जाए, ठीक है। अब इस कंपाउंड का क्या नाम करेंगे, भाई इस कंपाउंड का भी नाम हम वही देंगे जो हमने पहले वालों का नाम दिया है, ठीक है। तो ये है क्या, ये देखो ध्यान से, इसमें बड़ा ग्रुप जो है वो मैं मान सकता हूँ कि ऑक्सीजन के इस साइड वाला पूरा एक बड़ा ग्रुप है, ये भाई ये पूरा एक बड़ा ग्रुप है, और जो इधर साइड वाला है वो छोटा ग्रुप है। तो जो छोटा ग्रुप है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा ऑक्सी एल्कोक्सी होगा, ठीक है, वही हमारा एल्कोक्सी होगा। तो यहाँ पे छोटा ग्रुप है मिथॉक्सी, तो ये हो गया मेथॉक्सी। अब ये जो पूरा बड़ा ग्रुप है इसका जो भी नाम IUPAC के नाम अकॉर्डिंग होता है, एल्केन के अकॉर्डिंग वो आप नाम बना दो। अब एल्केन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका नाम बनाऊं तो ये बैठता है 2-मेथाइल प्रोपेन, 2-मेथाइल प्रोपेन। देखिए ये अगर मैं लूँ प्रोपेन हो गया, 2 नंबर पे मेथाइल हो गया, तो इसका नाम बनता है मेथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन, ठीक। अब एक और बात है, अब आप इसे ऐसे नहीं कहिए भाई ये कार्बन इधर
मीथेन आ रहा है, इसे तो मिथाइल का 2 नंबर पे, तो इसे हम मेथॉक्सी को भी 2 नंबर पे कहें, नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब कोई कंपाउंड जुड़ा होता है तो उसकी सीरीज अलग हो जाती है, उसकी नेमिंग हम नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से अगर कंपाउंड आ जाए तो आप नेमिंग ऐसे ही करेंगे। ओके, नाउ अब एक बात आती है दैट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वर्क्स वेल फॉर द कंपाउंड विद एडिशनल फंक्शनल ग्रुप। ये कहना है कि भाई ये जो नेमिंग है थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने एक सिंपल चीज़ बताई है, जो छोटा ग्रुप होगा वो एल्कोक्सी के साथ जाएगा, जो बड़ा ग्रुप होगा वो सिंपल एल्केन की तरह नेमिंग होगा। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन्होंने कहा कि ये जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ये सबसे बेस्ट तब है जब इनमें से एक साइड का कंपाउंड, एक साइड की जो सीरीज है वो ऐसी आ जाए जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ। ठीक है, तब नेमिंग आसान हो जाती है। चलिए फिर देखते हैं उन्हें, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ काम करेगी। ठीक, तो लाइक अगर आ जाए कि भाई एक साइड क्या है हमारे पास, एक साइड कोई सब्सटीट्यूएंट कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लाइक C2H5 यहाँ पर है, और इस ऑक्सीजन में दूसरी साइड ना अब सीरीज एल्किल नहीं लगी, कोई ऐसा कंपाउंड लग गया लाइक C2H5OH। ठीक है, C2H4OH ये आएगा, C2H4OH लग गया। अब हमें पता है कि C2H5 है, ये C2H4OH है, छोटा कौन सा है? लगभग दोनों बराबर है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर भी हैं तब भी हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो बहुत बड़ा है मेथॉक्सी ईथर ग्रुप से, तो ये वाला जो नेमिंग होगा ये हमारा मेन का नाम होगा, और जो छोटा वाला ग्रुप है वो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हम एज ए छोटे ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, एज ए प्रीफिक्स की तरह से नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम होगा एथॉक्सी, और C2H4OH हो जाएगा हमारा एथेनॉल, एथॉक्सी एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब सपोज चलो ये तो हो गया, अब एक और कंपाउंड आप देखिए C2H5O CH3COOH। अब इसका क्या नाम है? इस कंपाउंड का क्या नाम है? देखिए यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी 2 ही कार्बन है और यहाँ भी 2 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन में एक खास बात है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो वाला पार्ट है ये एज ए मेरा जो इसका कंपाउंड का जो नाम है, जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वही जाएगा, और जो छोटे वाला जो बिना फंक्शनल ग्रुप के है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेनोइक एसिड, एथॉक्सी एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप वाला जो मेन होगा वो जैसे एल्केन का नाम करा था वैसे ही होगा जो भी उसका नाम है, और उसके बाद जो छोटा ग्रुप बचेगा, छोटा एल्किल ग्रुप बचेगा, कुछ और बचेगा, वो हमारा किसके साथ जाएगा? वो हमारा किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और ऑक्सी लगा के उसका नाम बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन कैसा हो कि अगर दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब क्या होगा? अगर हमारे ऑक्सीजन के दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप है, लाइक ऑक्सीजन बीच में है और इधर भी एक फंक्शनल ग्रुप है और इधर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लाइक एक कंपाउंड बनाता हूँ। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? दोनों साइड ही एक एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ एक पार्ट ये वाला पार्ट है और यहाँ एक पार्ट ये वाला पार्ट है, तो इनमें से हम किसे प्रेफरेंस दें? हम किसको कहें ऑक्सी के साथ जाओ? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैं पार्ट चलो ए और बी करता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा ए है और ये वाला पार्ट मेरा बी है। यहाँ ए पार्ट को ध्यान से देखिए, ए पार्ट में ये जो ग्रुप है वो COH है क्या? ए पार्ट में हमारा जो ग्रुप है वो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। यस और नो? ठीक है, ये जो है ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और जो बी पार्ट है उसमें केवल क्या कह दूं मैं? इसमें कह दूं ये डाइक्लोरोफिनाइल है, ये डाइक्लोरोबेंजीन है, मान लो डाइक्लोरोबेंजीन है। लेकिन जो डाइक्लोरोबेंजीन है वो ग्रुप बहुत ही छोटा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत ही बड़ा है, यानी जो हमारा बी पार्ट है वो बहुत ही कम प्रेफरेंस का है और जो हमारा ए पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस का है, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मेन जो नेमिंग होगी, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जाएगा, और जो ऑक्सी जाएगा वो जाएगा जो हमारा कम प्रायोरिटी का है उसके साथ, यानी हमारा जो बेंजीन है डाइक्लोरोबेंजीन ये कम प्रायोरिटी का है, तो इसका नेमिंग एज ए प्रीफिक्स होगा, इसका नेमिंग एज ए सब्सटीट्यूएंट होगा। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई वो तो प्रेफरेंस करता है, वो तो सबसे टॉप मोस्ट पे है यूपीएससी नेमिंग में।
सबसे टॉप प्रायोरिटी का है, तो वो हमारा मेन नाम का हो जाएगा। तो इस वाले का जो नाम बनाएंगे हम इस तरह बनाएंगे, डाइक्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरीन है, ठीक है, डाइक्लोरो, इसे आप नंबर भी दीजिए 13 डाइक्लोरो, ठीक है। और ये अब क्या हो जाएगा, ये बेंजीन नहीं रहेगा, अगर अलग होता तो बेंजीन होता, अभी रहेगा फेनाइल, और फिनाइल में लग जाएगा फेनॉक्सी, ठीक है, फेनॉक्सी, क्योंकि फिनाइल के साथ हम ऑक्सीजन इसी के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फेनॉक्सी, 13 डाइक्लोरो फेनॉक्सी। और फिर ये जो नाम है इसका, ये नाम बन जाएगा, ये है एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड। तो मैंने आपको हर तरह की कंडीशन बता दी। अगर एल्किल ग्रुप दोनों साइड है, छोटे और बड़े हैं, तो जो छोटा है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, बड़ा आपका एल्किन बन जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप है एक साइड और दूसरी साइड नहीं है, तो जिस साइड फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मेन रहेगा, वो लार्जर ग्रुप की तरह काम करेगा, और जो छोटा ग्रुप है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, तो उसके साथ ऑक्सीजन जाएगा, उसका नाम ऑक्सी की तरह लगेगा। तीसरी कंडीशन आई कि भाई दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप है, तो आप प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो मेन नाम लेके जाएगा, वो एज ए सफिक्स जाएगा, और जो कम प्रायोरिटी का ग्रुप है वो एज ए ऑक्सी के साथ बनेगा, ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एज ए प्रीफिक्स बनेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा जो मैंने बताई है, ठीक। तो इसके साथ जो नोमेनक्लेचर है जितना भी आपके हिसाब से था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अगला टॉपिक आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, भाई ईथर बनाती कैसे कैसे हैं। 2-3 मेथड है, ज़्यादा मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि ईथर जिससे भी बनता है ना, ईथर में कॉन्फ्लिक्ट है कि ईथर के साथ ना एथीन बन जाता है, कई बार ईथर बनने की बजाय एथीन बन जाता है। तो ईथर के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें ईथर बनता है, ठीक है। लाइक हम पढ़ रहे, पहली वाली जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि भाई एल्कोहल में से वाटर हटा दो, वाटर को डिहाइड्रेट कर दो, मतलब पानी को हटा दो, बस सिंपल सी बात है। एल्कोहल को डिहाइड्रेट कर दो, पानी को हटा दो, ये वाली बात है। अब इससे क्या बनाना चाह रहे हैं, ईथर बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनेगा वो देखते हैं। एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। तो ये कह रहे हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड, लाइक H2SO4 H3PO4, इनके प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी इसमें से निकल जाता है एल्कोहल में से। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्किन और ईथर डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशन। देखिए यहाँ मैं वही बात बता रहा था कि ईथर बनेगा या एल्किन बनेगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन में कंडीशन कैसी है। तो उस कंडीशन को देखते हैं। ये कहना है इथीन प्रोड्यूस एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कह रहे हैं अगर H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर जो है रिएक्शन का 443 केल्विन हो जाए तो एथीन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। इफ ईथर प्रोड्यूस एट 413 केल्विन एज मेन प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं लेकिन अगर 413 केल्विन पर ये रिएक्शन हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा जो ईथर है वो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि क्या ये है, ठीक है। तो हम एक एल्कोहल लिखते हैं, एल्कोहल में लिखने वाला हूँ CH3CH2OH, ठीक है। अब इस रिएक्शन में इन्होंने 2 कंडीशन दे दी, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूँ आपको। पहला है कि इन्होंने कहा 443 केल्विन पर H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि इन्होंने टेम्परेचर लिया है 443 केल्विन और H2SO4 वो हमें यूज़ करना है प्रोटिक एसिड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब ये होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा एथीन। एथीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा एथीन बन जाएगा। कोई भी एल्किन होगा तो एल्किन बन जाएगा, ठीक है। और ये कहना है अगर C2H5 का अब 413 केल्विन पर डिहाइड्रेशन कराओ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनता है ईथर, तो ये बनेगा C2H5O C2H5, ठीक है। तो अब क्या बनता है, तब बनता है ईथर। तो यहाँ से इस तरह से ये रिएक्शन होती है। आई होप कि तो बिल्कुल क्लियर हो गया हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में ध्यान रखिएगा ईथर बनाने के लिए 413 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए और H2SO4 की प्रेजेंस चाहिए। तो ये रिएक्शन थी पहली, प्रिपरेशन ऑफ ईथर की। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन आते हैं विलियमसन सिंथेसिस। मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल में, किसी भी बोर्ड लेवल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर आता है विलियमसन सिंथेसिस से। क्यों आता है इसका कारण भी है, वो भी आपको बताता हूँ। पहली चीज सुनिए, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड गिव ईथर।
तो ये कह रहे हैं जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड मतलब पूरा पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन वाला, वही प्राइमरी वाले, ठीक है। तो प्राइमरी जो हेलो एल्केन है व्हेन रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, जब उनकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, मतलब कोई भी एल्कोक्साइड क्या होगा, एल्कोक्साइड का मतलब है RONA, ये होते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ठीक है। आर के साथ अगर O है और O के साथ सोडियम है तो इसे कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, गिव ईथर। तो सिंपल सी रिएक्शन है हेलो एल्केन पर RNONA की रिएक्शन करा दो, यानी सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करा दो, आपको ईथर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है विलियमसन सिंथेसिस में, वही कंडीशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद करनी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जरूर आते हैं। वाहिल टर्शरी एल्किल हैलाइड, लेकिन ये कहना है अगर आप टर्शरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लोगे, इट गिव्स एल्किन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और उसकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो एल्किन बनाएगा, किसके कारण, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है। तो चलिए पहली रिएक्शन जो है हम अपनी प्राइमरी वाली देखते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनाओ कोई भी, लाइक मैंने बनाया CH3CH2Br, ठीक है, और इस पे रिएक्शन करा लो RONA की, तो R की जगह मैं बना देता हूँ लाइक CH3CH2ONA, ठीक है, ये हो गई। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो Br है वो तो जा रहा है Na के साथ, और जो ये CH3CH2 है वो जा रहा है ऑक्सीजन के पास, तो ये बनता है CH3 CH2O CH2 CH3, ये बनता है, और प्लस बनता है NaBr। तो सिंपल बात ये है कि 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी जो है वो सारे के सारे क्या देंगे, प्राइमरी हैलाइड हेलो एल्केन क्या देंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन देंगे आपको, क्या देंगे, ईथर देंगे। अब चलो प्राइमरी हेलो एल्केन तो हमें प्राइमरी लेना है, लेकिन क्या हो अगर मैं सोडियम एल्कोक्साइड को टर्शरी कर दूं, तब देखते हैं क्या बनता है। लाइक ये तो मैंने लिया CH3Br, ये तो हमने प्राइमरी ले लिया, 1 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया, लेकिन मेरा मन ये कर रहा है कि जो ये सोडियम एल्कोक्साइड है इसको मैं टर्शरी वाला ले लूँ, तब क्या होगा, ठीक है। चलिए टर्शरी वाले के साथ मैं लिखता हूँ NaO, और यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 CH3 तो ये 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड मैंने लिया है, 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड लिया है। अब क्या होगा, इन्होंने तो ये कहा था भाई प्राइमरी हेलो एल्केन लोगे तो आपका ईथर बनेगा, अब लेकिन जो टर्शरी है प्राइमरी हेलो एल्केन ही लिया है, लेकिन अब जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो टर्शरी ले लिया, तो अब क्या बनेगा, तो देखिए अब भी ईथर ही बनेगा, अब भी ईथर ही बनेगा, क्योंकि ये जो डिपेंड कर रहा है वो प्राइमरी हेलो एल्केन पर डिपेंड कर रहा है ईथर का बनना। ईथर तब तक बनता रहेगा जब तक कि जो आप हेलो एल्केन ले रहे हो वो प्राइमरी है, तब तक डिपेंड नहीं करता कि सोडियम एल्कोक्साइड कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड कैसा भी हो, लेकिन अगर हमारा हेलो एल्केन प्राइमरी है तब तक हमारा ईथर बनता रहेगा, तब तक हमारा ईथर बनता रहेगा। तो ये कैसे बनेगा भाई, ये जो है Na इसके साथ चला जाएगा और ये बनेगा CH3O CH3 प्लस NaBr, तब तक ये हमारा बनता रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम अभी मैंने बताया कि इसमें छोटा ग्रुप है हमारा ये, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी, ठीक है। और ये जो पूरा बड़ा ग्रुप है ये हमारा है 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बनता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और सोडियम एथोक्साइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो प्राइमरी अगर है तो ईथर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई एक्सेप्शनल है कि भाई टर्शरी वाला अगर आ जाए तो ये कहना है कि भाई एल्किन बनेगी, तो वो रिएक्शन देखनी जरूरी है, एल्किन क्यों बनेगी भाई टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। टर्शरी एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जिस पर कोई हैलोजन लगा है उस कार्बन पर तीनों साइड कोई ना कोई कार्बन सीरीज अटैच है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन तीनों साइड है। इसे हम कहते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस पर हम करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन, सोडियम एल्कोक्साइड वही हमारा NaOR या RONA, और R की जगह भी मैं आपको एक काम करते हैं, हम R की जगह भी कुछ कंपाउंड रख ही लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे रख रहे चाह रहे हैं C2H5, हम यहाँ रख लेते हैं C2H5। अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारे पास 3 डिग्री हेलो एल्केन है और 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है
तो क्या बनेगा? तो ये करें, अब गलती से भी भूल के भी ईथर मत बना देना भाई। अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन ले रहे हो तो गलती से भी भूल के ईथर मत बना देना। ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। ठीक है, वही आपको याद रखना है कि आप क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है वो टूट जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? एक तो ये बनेगा। अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन वो किसके साथ जाएगी? वो जाएगी इस वाले ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसमें 2-3 तरह के कंपाउंड बनते हैं, लेकिन ईथर नहीं बनता। यहाँ बनता है H3C और यहाँ होता है CH2CH3। यानी यहाँ से जब एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ चला गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे, वो हो गए डबल बॉन्ड के साथ। तो एक तो हमारा ये बना। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एल्किन। वैसे तो कॉमन नेम इसका एल्किन हो जाएगा। प्लस हमारे पास बना NaBr सोडियम ब्रोमाइड, प्लस बनेगा C2H5OH। O के पास H कहाँ से आया? O के पास H आया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एथेनॉल। तो इस रिएक्शन में एल्कीन के साथ, एथीन के साथ साथ एल्कोहल भी बनता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करते हैं। और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और ये आप एक्सेप्शनल के तौर पर आप इसको याद रखिएगा। और यहीं से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई ना कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टकराने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल डेफिनेटली याद रखिएगा। चलिए, ये सब चीज़ें जो थी वो तो प्लेन हमारे जो कंपाउंड चल रहे हैं एल्किल वगैरह उनकी थी। तो क्या हम फिनॉक्साइड भी बना सकते हैं? हम फिनॉल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो सोडियम एल्कोक्साइड की बजाय सोडियम फिनॉक्साइड आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। देखिए, एल्किल हैलाइड लेना है प्राइमरी एल्किल हैलाइड CH3 मैं ले लेता हूँ Cl अब की बार। ठीक है, और मैं ले रहा हूँ सोडियम फेनॉक्साइड ये होता है। ठीक है, जिसमें सोडियम जो है फेनॉक्साइड आयन पे अटैच हो तो उसे कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अब क्या बनेगा? देखिए, यहाँ हमारे पास ये जो एलो एल्केन है, ये जो एल्किल हैलाइड है, वो कैसा है? वो 1 डिग्री है। तो जब 1 डिग्री है तो ध्यान रखिएगा उसके साथ कोई भी अटैच होने वाला हो, ईथर ही बनाएगा। तो ईथर बनाने के लिए क्या होगा? जो Cl है वो भागेगा Na के साथ, तो ये बनाएगा NaCl। अब जो ये ऑक्सीजन से Na हट गया, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH3। तो ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम याद रख लीजिए, इस कंपाउंड का नाम है एनिसोल। ठीक है, तो एनिसोल बन जाएगा। इस तरह से हम फिनॉक्साइड वाले के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टाइप की रिएक्शन मैंने बताई, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड विलियमसन सिंथेसिस, दोनों की दोनों रिएक्शन ईथर के प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ईथर आर प्लीजेंट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड। ये कह रहे हैं जो ईथर है बहुत ही अच्छी स्मेल वाले कलरलेस लिक्विड है, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ईथर आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ईथर जो है वो पोलर होते हैं लेकिन ये पानी में नहीं घुलते, पानी में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। एंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ईथर डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड, क्योंकि ईथर में H बॉन्ड नहीं बनता। अब ये H बॉन्ड नहीं बनता तो यही कारण है कि ये पानी में नहीं घुलते, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है एल्कोहल के मुकाबले। ठीक है, मान लीजिए अब कोई अल्कोहल है, इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डाईइथाइल ईथर C4H10O। ये है डाईइथाइल ईथर, ये बनेगा कुछ इस तरह से C2H5O C2H5। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाईइथाइल ईथर। इसका एक और नाम है, ये तो कॉमन नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है एथॉक्सी एथेन। तो ये कहते हैं अगर ये ईथर में है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इसका अल्कोहल बना दूँ C4H10O, अगर मैं इसका अल्कोहल बनाऊँ तो वो अल्कोहल बनेगा C4H9OH। ठीक है, ये अल्कोहल बनेगा। ठीक, इसका जो सीरीज अगर मैं जोड़ के दिखाऊँ तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये बनेगा। इसका नाम है ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो वो 118
डिग्री, लगभग 118 डिग्री है। तो अब इन दोनों में देख लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में। क्यों है? क्योंकि इनमें एच बॉन्ड नहीं बनता, ईथर में एच बॉन्ड नहीं बनता, जबकि जो फिनॉल जो है, जो अल्कोहल है, उसमें एच बॉन्ड बनता है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी मॉलिक्यूलर मास के, उसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अल्कोहल से कम होता है। ठीक, चलिए फिर ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है ताकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल्स में मिल जाएं। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन द ईथर इज sp3 टेट्राहेड्रल एंड इट्स शेप इज वी शेप। ये कहने हैं भाई ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, जिसके कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर जो होते हैं क्या होते हैं, दो लॉन पेयर होते हैं, एक ऊपर की साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा, और इस पर दो एल्किल ग्रुप अगर मैं जोड़ूं तो कुछ इस तरह का बन गया। अब ये अगर शेप हम देखें तो ये जो शेप आएगी वो कैसी आएगी? टेट्राहेड्रल शेप आएगी। कैसी शेप आएगी? टेट्राहेड्रल शेप आएगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये जो दोनों लोन पेयर है वो दोनों एक साइड चले जाएंगे, ठीक है, और बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर है उनको रिपल करेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ होता है वो कुछ इस तरह से अब स्ट्रक्चर बन जाएगा। लाइक ये दोनों बॉन्ड पेयर एक साथ आ गए और वो क्या करते हैं, लॉन जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच, उसको रिपल करते हैं, उसको दूर भगाते हैं, जिसके कारण जो इनके बीच का जो एंगल है वो हो जाता है 117.7 डिग्री, और इसकी शेप हो जाती है वी शेप या फिर वी बैंड शेप। ठीक है, तो इसमें हो जाती है वी शेप। ओके, तो ये वाला इसमें चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, चलिए तो स्ट्रक्चर हमने डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। भाई देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, प्रिपरेशन देखी कि कैसे कैसे ईथर बनता है। अब हम देखते हैं कि भाई ईथर जो है दूसरे कंपाउंड, कुछ खास कंपाउंड के साथ कैसे बिहेवियर करता है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद HX। HX क्या होते हैं? HX होते हैं हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन एसिड या हेलो एसिड भी इन्हें कह सकते हैं। तो HX के साथ रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ HX जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या फिर HI हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं के साथ ईथर की क्या रिएक्शन होगी वो देखना है। ठीक है, सो ये कहने हैं ईथर विद टू different alkyl groups are cleaved and result in the formation of primary halide by SN2 mechanism। तो ये कह रहे हैं जब ऐसा ईथर जिसके दोनों साइड जो एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट हो, जब वो टूटता है तो उससे प्राइमरी हैलाइड बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम यहाँ पे कोई डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे लाइक ये ईथर है, ठीक है, ROR डैश कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने कहा डिफरेंट एल्किल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हो रही है HX के साथ, तो क्या बनेगा? तो इन्होंने कहा ये बनेगा RH प्लस ROH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसमें CH3O C2H5 प्लस HCl है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? तो हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3Cl प्लस C2H5OH। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन इसमें बन जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है। अगर यही रिएक्शन में कहूँ कि भाई फिनॉक्साइड है, कोई हमारा एनिसोल है, उसके साथ है लाइक दिस, और इसके साथ मैं रिएक्शन करा दूँ HCl की, तो क्या बनेगा? तो भी वही बनेगा, जो ये CH3 है वो जाएगा Cl के साथ। ठीक है, Cl के साथ जाएगा, तो जब ये Cl के साथ जाएगा तो ये बनेगा OH यानी कि फिनॉल, और ये बनेगा CH3Cl, तो ये बनेगा फिनॉल और मेथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ठीक, तो ये रिएक्शन होती है इस तरह से। अब इसी रिएक्शन की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। भाई हाइड्रोजन हैलाइड कैसे रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो है HI की सबसे ज़्यादा, HBr की सबसे कम और HCl की सबसे कम है। ठीक है, तो HI की सबसे ज़्यादा, यानी बहुत तेज से रिएक्शन करेगा, बहुत जल्दी भाग के जाएगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और HCl को कोई जल्दी नहीं, आराम से रिएक्शन करता है।
इन ईथर इफ वन ऑफ द एल्किल ग्रुप इज टर्शियरी ग्रुप, ये कह रहे हैं अगर ईथर के अंदर दो साइड ग्रुप होते हैं एल्किल ग्रुप, लेकिन उनमें से एक ग्रुप जो है वो कैसा है, वो टर्शियरी ग्रुप है, 3 डिग्री वाला है। द हैलाइड फॉर्म, जब हैलाइड बनेगा, हैलाइड फॉर्म इज टर्शियरी हैलाइड, वो भी कैसा बनेगा, टर्शियरी हैलाइड बनेगा बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से क्या बनेगा, टर्शियरी हैलाइड ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो CH3 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 और इस पे मैं रिएक्शन कराता हूँ HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, क्योंकि हम हैलोजन एसिड यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा, तब ये कह रहे हैं जो ये आयोडीन जो जाएगा, जो हैलोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो सीधे सीधे टर्शियरी वाले पे अटैक करेगा। वो साइड में जो है ना, बीच वाला जो किनारे वाला है, उस पर अटैक नहीं करेगा। उसे चाहिए ऐसा कार्बन जिसपे बहुत ही कम हाइड्रोजन हो, ताकि वो इजीली जाकर उस पर जुड़ जाए। तो ये बनेगा, प्लस बनेगा CH3OH। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है आयोडो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हमारा यहाँ पे बनने वाला है जब ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, ईथर। तो चलते हैं अगली रिएक्शन पे, देखते हैं हैलोजनेशन। भाई हैलोजन की रिएक्शन करानी है हमें ईथर पे, तो क्या होता है, ये कह रहे हैं डायरेक्ट हैलोजनेशन टेक प्लेस इन द डार्क। ये कह रहे हैं अगर डायरेक्ट हैलोजनेशन कराना है तो वो अंधेरे में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो डायरेक्ट हैलोजनेशन आप करा सकते हो, नहीं हैलोजन का एडिशन हो जाएगा, हैलोजन का एडिशन हो जाएगा, कुछ निकल के नहीं भाग रहा है, सिंपल से एडिशन हो रहा है। तो चलिए रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। CH3 CH2 और इसमें बनाऊंगा CH2 और हम कराने क्या कराने, हम हेलोजनेशन कराने। तो चलिए हम करते हैं क्लोरीन का एडिशन, यानी क्लोरीनेशन करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, क्लोरीनेशन करते हैं। आप कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, और डार्क में रिएक्शन हो जाएगी, तो किसी कैटलिस्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, अब देखिए, जैसे हमने सिंपल एल्केन में क्लोरीन जोड़ी थी हाइड्रोजन को हटा के सब्सटीट्यूट करके, ऐसे ही इसमें जोड़ दो। अब जुड़ेगा कहाँ, इसके पास जाके जुड़ने के लिए केवल एक जगह है कि कहीं का भी एक ऑक्सीजन के पास वाले का कहीं का भी एक हाइड्रोजन हटाओ और वहां जाके अपना एक एटम जोड़ दो। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2O, CH के साथ Cl जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और बन जाएगा CH3 और साथ में बनेगा HCl। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का हम जो नाम बनाएंगे वो बनाएंगे एथॉक्सी क्लोरोइथेन। ठीक है, एथॉक्सी क्लोरोइथेन इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। तो ये चीज हो गई। ये कह रहे हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ हैलोजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कह रहे हैं अगर आपके पास हैलोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको थोड़ी सी सनलाइट दे दो, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में भी क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अब उसमें क्या होगा, उसमें लाइक इस तरह से होगा, लाइक CH3O C2H5 अगर है और आपके पास इसी के मुकाबले इतनी सारी ही क्लोरीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपके पास 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu मैं लिखता हूँ सनलाइट के लिए। ठीक, तो क्या होगा, क्लोरीन जितने भी हाइड्रोजन उन सबको सब्सटीट्यूट कर देगा, और कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। CCl3O C2Cl5। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमें देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई, इस तरह से ये क्लोरीनेशन टेक प्लेस होता है, किसमें, ईथर के साथ क्लोरीन की रिएक्शन होती है, हैलोजनेशन की रिएक्शन होती है। आप क्लोरीन के साथ आप ब्रोमीन भी रख सकते हो, आयोडीन भी रख सकते हो, होगी सेम तरीके से। ठीक है, तो 2 रिएक्शन हो गई, एक HI के साथ और एक डायरेक्ट हैलोजनेशन। तीसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो PCl5 के साथ जो रिएक्शन होती है वो ROR प्लस PCl5 अगर हम लिखें तो इसको हीट करने पे 2 चीज बनती है। देखिए ROR में से क्या होता है, एक तो बनता है RCl, यानी ये टूट जाता है यहाँ से, तो एक तो बनता है RCl और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है POCl3। ट्वाइस RCl बनता है और बनता है POCl3। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, लाइक CH3O CH3 प्लस PCl5, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ट्वाइस CH3Cl, यानी कि 2 मेथाइल ग्रुप 2 क्लोरीन एटम को हटा के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं CH3Cl के। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन रहता है वो चला जाता है फॉस्फोरस पे, तो ये बन जाता है POCl3।
फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, तो ये रिएक्शन थी किसके साथ, रिएक्शन विद PCl5, ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5। अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ अलग आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अब तक कोई कंपाउंड में हमने नहीं रिएक्शन कराई, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कह रहे हैं और आ भी रही है तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन होती है BF3 की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस पर, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन की प्रेजेंस में होती है, और 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें चाहिए होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन होती है। ठीक है, अब रिएक्शन में हमें मिलता क्या है, रिएक्शन में मिलता है एथेनॉइड, RCOR, ये है हमारा एथेनॉइड ग्रुप, तो हमें ये मिलता है। ठीक, तो ये रिएक्शन थी रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगली रिएक्शन देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं, एनिसोल ओनली। ये जो रिएक्शन होते हैं सिर्फ एनिसोल के लिए होती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एनिसोल में ही होगा, जाहिर सी बात है एल्किल ग्रुप वगैरह में तो नहीं होगा, तो एनिसोल बन जाएगा जब बेंजीन वाला, तो उसी में होगा। इन ईथर एनिसोल ओनली, OR group is ortho and the para directing group and activate the aromatic rings toward the electrophilic substitution reaction at ortho and para position। ठीक, ये कह रहे हैं भाई जो ईथर होता है उसमें जो OR ग्रुप होता है ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी इसमें जो कंपाउंड आके लगेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं इजीली। ठीक है, कौन सी पोजीशन मिलती है, एक ऑर्थो और एक पैरा। अब मिलती कैसे है, मिलती है इजीली, तो उसका रेजोनेंस बना के देख लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए फिर इसका रेजोनेंस बना के देखते हैं हम इधर का। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर है एनिसोल का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एनिसोल का, उसमें होता है लाइक दिस। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक, अब अगर आपको यही देखना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते कैसे, तो मैं एक चीज़ सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हें बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में लेके आ जाओ, यानी उन्हें बेंजीन रिंग के ऊपर लेके आ जाओ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है वो आ जाएगा एज ए लोन पेयर। तो जो पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेगा, उसमें हमने ये करा कि जो बॉन्ड पेयर था वो तो लोन पेयर बना दिया और ऑक्सीजन के आ गए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के क्या आ गए डबल बॉन्ड, साथ में पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी बॉन्ड एज इट इज है। अब ये जो लोन पेयर है वो चले जाएगा एज ए बॉन्ड पेयर बीचों बीच, और जो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो आ जाएगा एज ए लोन पेयर एट द पैरा पोजिशन। अब ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, तो एज इट इज है। ठीक है, विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक डब बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये लोन पेयर जब यहाँ आ गया तो यहाँ बॉन्ड पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया नीचे और बाकी एज इट इज। ठीक, अब ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये जाएगा यहाँ बीच में, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो ऐसे जाएगा लोन पेयर एट ए टर्मिनल। तो अगला जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बनेगा कुछ ऐसे, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाले में कोई छेड़ नहीं है। ठीक है, कोई हमें नहीं, इसमें कोई चीज़ें नहीं छेड़नी है, और यहाँ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पेयर। अगला जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे लोन पेयर भी आएगा, और इसके बाद जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें लोन पेयर यहाँ जाएगा और वापस जो ऑक्सीजन है अपना बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड और उसने अपना वापस एक लोन पेयर फिर से वापस ले लिया। तो ये चीज़ है। अब आप ये देखिए, ये मैं मान सकता हूँ फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम को। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी देखें तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी यहाँ पर जो है वो भी ऑर्थो पोजिशन पे है। ठीक है, बी वाले में पैरा पोजीशन पे है और सी वाले में फिर से ऑर्थो पोजीशन पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनिसोल में जो OR ग्रुप लगा हुआ है ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ओके, तो चलिए अब एक चीज आ रही है इथाइल फिनाइल ईथर C6H5O C2H5 इज नॉन एज फिनेटॉल। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। इथाइल फिनाइल ईथर यानी कि फिनाइल के ऊपर क्या लगा लो, एक इथाइल लगा दो। ठीक है, तो ये होता है इथाइल फिनाइल ईथर, इसे हम बोलते हैं फिनेटॉल। तो इसको याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन होगा। ठीक है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन थी ये रिएक्शन थी पहली कि सब्स्टिट्यूशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एनिसोल में होती कैसे, उसका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने का
क्या सेंस है, क्यों होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो कैसे होता है, क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें पहली चीज आती है हेलोजिनेशन। ठीक है, अब आप कहोगे सर हेलोजिनेशन तो अभी अभी आया था, उसमें हमने हेलोजन का एडिशन कर दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें और इसमें फ़र्क है। उसमें आपने एल्किल ग्रुप पे हेलोजनेशन करा था, एल्किल ग्रुप पे। यहाँ जो आप कर रहे हो बेंजीन रिंग पे कर रहे हो, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वहाँ से कुछ निकल के जा रहा है और दूसरा आके लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी उस पर ज़्यादा है। एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन इन द एथेनोइक एसिड और CH2। ये कह रहे हैं जो एनिसोल होता है उसका ब्रोमिनेशन कराते हैं एथेनोइक एसिड या फिर CH2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसकी चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर O और CH3 लग जाए तो इसे हम कहते हैं एनिसोल। इसे हम कहते हैं एनिसोल, ईथर का ही कंपाउंड है, और इसका हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, मतलब कि ब्रोमीन का एडिशन। किसकी प्रेजेंस में, एथेनोइक एसिड या फिर CH2 की प्रेजेंस में। ठीक, तो क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जो ब्रोमीन है वो दो जगह जाके जुड़ेगा। अब देखिए कुछ हटेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसकी जगह कुछ और हो जाएगा, लेकिन हटेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रोमीन है वो दो जगह के जुड़ जाता है। एक तो जुड़ेगा ऑर्थो पोजिशन पे Br, ठीक है, और माइनस हो जाएगा HBr। ठीक, और या फिर एक जुड़ सकता है पैरा पोजिशन पे, एक जुड़ सकता है पैरा पोजिशन पे। तो दो कंपाउंड बन जाते हैं, एक और दो। ठीक है, इसमें एक में ऑर्थो पोजिशन पे दिखाया और दूसरा ने पैरा पोजिशन पे दिखाया। तो ये वाला जो है ऑर्थो है, ये वाला पैरा है, जिसमें बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है ब्रोमो एनिसोल। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये वाला ऑर्थो हो जाएगा और ये वाला पैरा हो जाएगा। पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। तो हेलोजिनेशन से बनता है ऑर्थो और पैरा हेलो एनिसोल। ठीक है, अब देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एनिसोल अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, द एल्किल और एसिल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो कह रहे हैं जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है बहुत इजी है, इसमें या तो एल्किल ग्रुप का एडिशन हो जाता है या फिर एसिल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। एसिल ग्रुप के बारे में पहले बता चुका हूँ। On reaction with alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst। तो ये रिएक्शन है कि भाई ईथर की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो या फिर एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो। दो हैं अलग अलग, एक एल्किल हैलाइड के साथ और एक एसिल हैलाइड के साथ, इनटू द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर ईथर के ऊपर इन दोनों की रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको कंपाउंड आपका मिल जाएगा। तो हम वही प्रोडक्ट देखने वाले कि क्या मिलेगा। तो पहले हम जो है वो हम कराएंगे एल्किलेशन। ठीक है, एल्किलेशन यानी किसी भी एल्किल का एडिशन कराने वाले हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन भी किस पे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ये रिएक्शन भी होगी एनिसोल पर। ठीक है, ये हमारा एनिसोल है। ठीक, तो एनिसोल पर रिएक्शन कराने किसका, एल्किल हैलाइड्स का। तो एल्किल हैलाइड्स के लिए मैं ले लेता हूँ CH3Cl। तो क्या होगा भाई, देखिए जो ये CH3 है वो बेंजीन रिंग पर जाके अटैक करता है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हटेगा। हटने के लिए है क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है, और ये जो CH3 है वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजिशन पे एक बार, ठीक है, और एक साथ पैरा पोजिशन पे भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो दोनों पोजीशन पे हो सकता है, जैसे कि अभी हमने उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो 2 मेथॉक्सी टोलुइन। इसका जो नाम होगा वो होगा 2 मेथॉक्सी टोलुइन। तो ये पैरा है और ये ऑर्थो 2 मेथॉक्सी टोलुइन है। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी वो थी एल्किलेशन। ठीक है, एल्किलेशन मतलब एल्किल का एडिशन। अब हम कराएंगे एसिलेशन। तो जो एसिलेशन की रिएक्शन अगर होगी तो वो क्या होगी उसमें बताता हूँ। देखिए पहले आप समझिए कि एसिलेशन क्या होता है। एसिलेशन होता है जब कार्बोनिल ग्रुप CO पर एक Cl जुड़े और एक तरफ R जुड़े, तो इसे हम एसिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एसिल भी कहते हैं, इसे ऑयल ग्रुप भी कहते हैं, ऑयल क्लोराइड हम इसका IUPAC नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं। अब हम एसिलेशन करा रहे हैं मतलब इसी का एडिशन करा रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ईथर पर। ठीक है, एनिसोल पर।
तो हम सबसे पहले बना रहे हैं एनिसोल का स्ट्रक्चर OCH3, ठीक है, ये है एनिसोल। अब एनिसोल पर मैंने रिएक्शन कराई CH3 C डबल बॉन्ड OCl की, ठीक है, ये हम कहेंगे एसिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एसिलेशन का प्रोसेस कहते हैं फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक। तो इसमें हम और क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई जो ये जो कंपाउंड है वो टूटता है और दो जगह आके जुड़ता है। एक तो जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl आ जाएगा, ठीक है, और साथ में इसमें Cl नहीं आएगा, CH3 आ जाएगा और ये कंपाउंड मिलेगा। और जो Cl है वो जो यहाँ से जब ये जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को हटा के वहाँ से चला जाएगा, माइनस हो जाएगा HCl। एक तो ये बनेगा और एक इसमें साथ में बनेगा इसका पैरा पोजीशन वाला, जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे ईथर का तो वो ऑर्थो एंड पैरा दोनों तरह के प्रोडक्ट हम देता है, तो हमने देख लिया था। तो एक कंपाउंड बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये बनते हैं। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन और इसका नाम हो जाएगा 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक। तो ये थी फिडेल-क्राफ्ट एल्किलेशन और एसिलेशन। अब चलते हैं आगे, ठीक है, अगली रिएक्शन पर। अगली जो रिएक्शन है वो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रोजन का एडिशन। नाइट्रोजन मतलब NO2 का एडिशन, ठीक है, NO2 का एडिशन देखते हैं, NO2 का एडिशन। एनिसोल रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड तो यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो ये एनिसोल की रिएक्शन आपको करानी है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ। दो है कंपाउंड्स, एक नाइट्रिक एसिड और एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हमें नाइट्रिक एसिड से मिलेगी, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड से मिलने के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो चलिए, रिएक्शन के बिना तो ये चीज़ें अधूरी ही है, रिएक्शन के बिना तो बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, जैसे दिए के बिना बाती, ठीक है। तो ये है हमारा एनिसोल, और एनिसोल पर हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एनिसोल पर हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 की। तो हम इसे करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, तब ये कह रहे हैं कि वह जो नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 जो ग्रुप होता है वो जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, दो जगह जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ से ये दो कंपाउंड बनते हैं, इनका नाम है, एक ऑर्थो है और एक पैरा है। ये है ऑर्थो और वो है पैरा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो ये कंपाउंड हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी वो हो गई खत्म, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगली जो रिएक्शन है वो क्या है। अब देखिए, रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन वो खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं हम इसका यूज़, ईथर का यूज़ क्या होता है। ये कहना है डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डाइथाइल ईथर क्या है। वैसे तो रिएक्शन में अभी अभी मैंने बताया है, आया भी था। डाइथाइल ईथर ये होता है C2H5O, C2H5 ये होता है डाइथाइल ईथर। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ये कैसे यूज होता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो अच्छी से चीज़ों को ठंडा कर सकता है, ऐसे रेफ्रिजरेंट यूज होता है। एंड एज ए सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर, और ये लो टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है कि भाई किसी कंपाउंड्स को अगर हमें डिजोल्व करना है लो टेम्परेचर पर तो इसमें डिजोल्व हो सकता है। डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन सर्जरी। जो डाइथाइल ईथर है यानी एथॉक्सी जो एथेन है वो एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज होता है सर्जरी में, यानी बेहोश करने वाली दवाइयों के रूप में। तो इसी के साथ जो ये वीडियो है वो मेरा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।